कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 2। अधिक फूल और फलन के लिए कटहल के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। जैविक खेती में वर्मी वॉश का महत्व और बनाने की विधि। धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों से होने वाले नुकसान के बारे में जाना। आज हम आपको इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए धान में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान पर जानकारी देंगे, जो कि प्रस्तुत है आज के विशेष अंश में। अब आप धान की फसल में लगने वाले मुख्य कीट एवं रोग के बारे में जानेंगे। धान में लगने वाले कीटों की संख्या लगभग 200 से भी अधिक है, परंतु विभिन्न क्षेत्र एवं जलवायु में कुछ ही कीट फसल को आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं ये कीट कौन कौन से हैं और किस तरह से धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तना छेदक कीट। इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। मादा कीट गहरे भूरे रंग की, आगे के पंख पीलापन लिए हुए, जिस पर काले काले गोल गोल धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं जैसे अंडे, इल्ली, प्यूपा एवं पतंगा अवस्था होती है। एक मादा कीट तकरीबन 100 से 200 अंडे पत्ते के ऊपरी भाग पर गुच्छे में देती है और ऐसे अंडों के हर एक गुच्छे में 50 से 80 अंडे होते हैं। ये अंडे मादा कीड़े के बालों के गुच्छे के पीले भूरे बालों से ढके रहते हैं। ये अंडे 5 से 9 दिन में फूटते हैं। तत्पश्चात गिडार पत्तियों से नीचे आते हैं तथा तने के निचले भाग में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर के भाग को खाते रहते हैं, जिससे मध्य सिरा सूख जाता है और पौधा बाली धारण करने के योग्य नहीं रह जाता। ऐसे पौधों को हम मृत शिरा या डेड हर्ट कहते हैं। ऐसे तनों को खींचने पर तना आसानी से बाहर आ जाता है। यदि ग्रसित तने को चीर कर देखें तो अंदर इल्लियां दिखाई पड़ती हैं।
यह कीट लगभग 40 दिनों तक इल्ली अवस्था में रहकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। धान में बाली बनते समय पुनः इल्ली तने के मध्य भाग के पास छिद्र कर देती है और अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे निकलने वाली बाली सफेद हो जाती है, जिसे हम सफेद बाली कहते हैं। इस बाली के सभी दाने खोखले होते हैं और दाने नहीं बनते हैं। पत्ती लपेटक कीट या पत्ती मोड़क कीट। धान के खेत में यह कीट बहुत अधिक संख्या में देखा जाता है। इस कीट से ग्रसित फसल को दूर से देखने पर फसल सफेद चूने से पुताई किया हुआ सा दिखाई पड़े तो स्पष्ट होता है कि खेत में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके वयस्क मादा पतंगा पीले हरे से भूरे रंग तथा पंखों पर एक धारी बनी हुई दिखाई देती है। यह कीट पत्तियों पर एक एक करके तकरीबन 300 अंडे देती है। अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। 4 से 7 दिन में निकले अंडे से सूड़ी पत्ती के दोनों किनारों को पकड़कर मोड़ देती है और अंदर रहकर पत्तियों के हरितमा को खाती रहती है, जिसके कारण पत्तियां सफेद झिल्लीदार मुड़ी हुई हालत में ही सूख जाती हैं। यह 15 से 25 दिन तक लार्वा अवस्था में रहकर फिर प्यूपा अवस्था में जाकर पुनः 6 से 8 दिन में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है और पूरा जीवन चक्र 25 से 35 दिन में पूर्ण हो जाता है। भूरा फुदका कीट एवं सफेद फुदका। यह कीट फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों के लिए बहुत सरदर्द बना हुआ है। यह कीट भूरे एवं सफेद रंग का होता है। यह दोनों धान के लिए सबसे हानिकारक कीट बन गए हैं। यह कीट तने से चिपककर जल सतह से ऊपर एवं निचले कल्ले पर समूह बनाकर रहते हैं। धान की पुष्पण अवस्था से पहले यह कीट वयस्क में परिवर्तित होकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह पौधे के कल्ले से रस चूसता है, जिसकी वजह से कल्ले पीले होकर गुच्छे में सूखने लगते हैं। इसे हॉपर बर्न कहा जाता है। इनके प्रकोप से पूरा धान का पौधा सूख जाता है। वैसे तो इनका प्रकोप कभी भी हो सकता है, लेकिन अगस्त सितंबर में सफेद पीठ वाले फुदके तथा सितंबर से अक्टूबर में भूरे फुदके की संख्या बढ़ जाती है। इनकी मादा कीट लगभग 750 अंडे दे सकती है, जिसका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। धान का गंधी बग कीट। धान की फसल में फूल लगने के समय या उसके बाद दाना बनने के समय इस कीट का प्रकोप हो जाता है। इसकी वयस्क हल्की पीलापन लिए होती है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के मध्य सिरा के पास पुष्पन से लेकर बीज बनने की अवस्था तक की फसल के ऊपर दिखाई पड़ती है तथा बालियों पर लगे दानों को दुग्धा अवस्था में अंदर के भाग से रस चूसकर खोखला कर सुखा देती हैं, जिसके कारण पैदावार में बहुत कमी हो जाती है। जिस खेत में इस कीट का प्रकोप होता है, उस खेत से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, जिससे पता चलता है कि गंधी बग कीट का प्रकोप हुआ है। केशवम। वयस्क कीट सफेद पंख वाला छोटे कद का पतंगा होता है तथा इल्ली एवं सुड़िया
हल्की रंग की होती है। इसका रंग नारंगी होता है। इल्लियां एवं सुड़ियां पत्ती को कागज की तरह बाहरी परत को छोड़कर पत्ती के उत्तक के हिस्से को कुतरकर अलग कर देती हैं। पत्ती के नुकसान के लक्षण के तौर पर सीढ़ी की तरह घिरे हुए हरे पदार्थ की इकहरी एक सी लाइनें नजर आती हैं। ये इल्लियां एवं सुड़ियां अपने आप को पत्तियों के आगे के कटे हुए सिरों एवं नोकों के अंदर लपेट लेती हैं। सैनिक कीट। इस कीट की सुंडी हानिकारक होती है, जो हरे गुलाबी रंग की होती है। पौधों की पत्तियों को पूरी तरह खा जाती है। तथा यदि पौधे में बालियां लगी हों, तो उस पर चढ़कर बालियों को काट देती है। इसकी सुंडियां कल्लों में या पौधों की जड़ों के पास दिन में छिपी रहती हैं, तथा रात्रि के समय निकलकर पौधे के विभिन्न भागों को काटती हैं। अक्सर ये कीट बहुत अधिक संख्या में खेत में आते हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। गौल मिर्च पौधशाला एवं कल्ले की अवस्था में लगने वाला एक और कीट है गौल मिर्च या सांढा कीट। इसे गगई कीट के नाम से भी जानते हैं। यह मच्छर प्रजाति के अंतर्गत आता है और इसकी मादा गहरे लाल रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के ऊपरी भाग पर एक एक करके 100 से 300 अंडे देती है। छोटे मैगेट तने के अंदर जाकर पूर्ण जीवन चक्र विकसित कर नुकसान पहुंचाते हैं। इस तने को देखने पर प्याज की पत्ती यानी नली के आकार जैसी हल्की रंग लिए दिखाई पड़ती है। उसके ऊपर छोटी पत्ती दिखाई देती है। ग्रसित कल्ले पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। पिछात रोपाई तथा बदली एवं वर्षा की स्थिति में एवं अधिक कल्लों वाले किस्मों में गौल मिर्च का प्रकोप ज्यादा होता है। यह कीट 14 से 20 दिन तक मैगेट अवस्था में रहकर प्यूपा अवस्था में चला जाता है। पूरे फसल अवधि में 5 से 8 चक्र विकसित होता है और पूरा जीवन चक्र 25 से 38 दिन रहता है। कटहल की बागवानी पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर देखी जा सकती है। किसान भाइयों, अगले वर्ष इन फल वृक्षों पर अधिक से अधिक फूल और फल आए, इसके लिए इस समय उर्वरक प्रबंधन के अलावा कुछ अन्य प्रबंधनों को अपनाने की जरूरत पड़ती है। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आमंत्रित किया है कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर राजकुमार सचान को। आज हम आपको कटहल की देखरेख के बारे में, कटहल के बाग की देखरेख के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फलों, क्योंकि इस समय कटहल के फलों की तुड़ाई हो चुकी होगी किसान भाइयों, तो उसकी बरसात का मौसम चल रहा है, तो उसकी देखरेख करना ज़रूरी हो गया है। उचित पैदावार के लिए उसकी देखरेख करना उचित है। किसान भाइयों, ये भारतवर्ष में लगभग 18,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा खेती इसकी आसाम में ही अकेले होती है, 8,000 हेक्टेयर। तो किसान भाइयों, इसके बारे में हम आपको बता दें थोड़ा, क्योंकि फल टूट चुके हैं और इस समय पौधों में कल्ले आ रहे हैं। कल्ले सूट्स जो हैं बढ़ रहे हैं। देखा होगा पेड़ों में, आप जाइए पेड़ों, कटहल के पेड़ के पास, तो सूट्स दिखाई देंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, खूब हरे हरे ये कल्ले निकल रहे हैं। तो इनकी किसान भाइयों छटाई का महीना अगले महीने में सितंबर तक, और जो निकलने होंगे निकल आएंगे। सितंबर तक के लास्ट से अक्टूबर तक इन कल्लों की छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि
अगर ये कल्ले बढ़ेंगे तो पौधे की ये कल्ले फॉल्स होते हैं, पौधों की वृद्धि रुकेगी, इसकी ताकत का ह्रास होगा। जब फल देने का टाइम आएगा तो पेड़ में फल उपज कम हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों इनकी छटाई कर दी जाती है। दूसरा किसान भाइयों समय है, इस समय चूँकि पौधे फल दे चुके हैं इसलिए उनकी ताकत कम हो गई है, उसकी इसलिए ज़रूरी है कि पौधों को पोषक तत्व दिए जाएं। तो पोषक तत्व के लिए इसमें किसान भाइयों देखते हैं कि पौधा हमारा कितनी डायमीटर में फैला है, उसकी जो है छाया कहाँ तक है, मतलब टहनियाँ कहाँ तक गई हैं, तो उसको जो है तने से उतनी दूर पे एक थाले बना के, रिंग बना के खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कलम वाला पौधा 3-4 साल में फल देने लगता है और जो बीज से तैयार करते हैं पौधा वो उसमें 6-7 साल लगते हैं फल लाने में। तो चूँकि 1 साल के बाद ही इसमें पोषक तो देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बढ़वार जल्दी हो और जल्दी हेल्दी पौधा बने। तो किसान भाइयों 1 साल के पौधे के लिए एक निश्चित एरिया में, उस समय पौधा छोटा होगा तो तने से 1 मीटर छोड़ के थाला बना के 10 किलोग्राम FYM सड़ी हुई गोबर की खाद और 10 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम नाइट्रोजन और 50 ग्राम फास्फोरस, 40 ग्राम पोटास प्रति पौधा थाला बना के मिला देना चाहिए। अभी बरसात का समय चल रहा है, इसी समय बरसात के बाद इसको दे देना चाहिए। दूसरी साल में 20 किलोग्राम, जब 2 साल का पौधा हो जाए 20 किलोग्राम गोबर की खाद और 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम पोटास और 80 ग्राम फास्फोरस के प्रति पौधे के हिसाब से देना चाहिए। इसी रेशियो में जब 7 साल का पौधा हो जाए तो 70 केजी गोबर की खाद और तथा 250 ग्राम फास्फोरस और 350 ग्राम पोटास और 700 ग्राम नाइट्रोजन, इसकी मात्रा प्रति पौधे देनी चाहिए। इससे पौधा हमारा संतुलित बढ़ेगा और अच्छी बढ़वार होगी और अपने समय पे फल देगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जैविक खेती में वर्मी वॉश का महत्व और बनाने की विधि। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं वर्मी वॉश के महत्व और बनाने की विधि के बारे में, ताकि आप फसलों में प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। तो आप किस प्रकार से तैयार करें वर्मी वॉश, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। आजकल किसान रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं का इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जिससे मिट्टी भी खराब हो रही है और फसलों के अंदर जो उत्पाद है, जैसे अनाज है, दाल है, दलहन है, तिलहन है, भूसा है, इन सब के अंदर उसका रासायनिक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ रही है और धीरे धीरे जो भी मानव जीवन उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके शरीर में जहर के रूप में जमा हो रही है। तो इसका एक उपाय ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका रासायनिक उर्वरक और दवाओं के बजाय क्या उपयोग में करें जो किसान को अनाज में उत्पादन में भी फायदा हो और उसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा भी नहीं जाए। ये इस सब के उपाय में एक जैविक खेती, जिसका नाम आज बहुत प्रचलित चल रहा है। जैविक खेती में एक हिस्सा जो ये आता है कि पशुओं का गोबर का किस तरह सदुपयोग किया जाए। आज किसान गोबर का रोड़ी का ढेर कर रहा है तो ढेर में गर्मी में वो तप के जा रहा है, बारिश के अंदर धुल करके उसका अंश बाहर बह के चला जाता है और सूखे जो कुरुकटे होते हैं वो जमीन खेत के अंदर डालता है तो दीमक पहले उसको खाती है और फिर फसल को खाती है।
तो उसका जो भी 10% भी उसका जो पोषक तत्व खेत के अंदर नहीं जा पा रहा है, और अंततोगत्वा ये हो रहा है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो इसका उपाय यही है कि इसका गोबर को वर्मी कंपोस्ट के रूप में अगर काम लिया जाए, तो गोबर गैस प्लांट के अंदर डाल के काम में ले सकते हैं, या फिर रोड़ी की जगह का खड्डा करके उसके 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से में गोबर डालते रहें और भर जाए, तो फिर उसको लीप के पैक कर सकते हैं। तो इस तरह के 2-3 तरीके हैं गोबर का सदुपयोग के, तो उसकी गुणवत्ता यानी 2 से 3 गुनी गुणवत्ता गोबर की बढ़ जाती है। जिस किसान के पास में वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, वो किसान चाहे तो ये जो वर्मी वाश के बहुत कम खर्चीली और कम से कम पैसा, जिसमें न के बराबर पैसा लगता है, उस यूनिट को तैयार कर सकता है। वहीं कोने में ही तैयार कर सकता है। केंचुए की यूनिट जहाँ है उसके 1 या 2 कोने के अंदर, किसी भी कोने के अंदर ये लकड़ी की थूनी गाड़ करके 2 लकड़ियाँ रख करके ये पुराना मटका काम में ले सकते हैं। ये नली भी जो हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर जो काम में आई हुई है, वो नली काम में ले सकता है। ये पुराना मटका ही है। और नीचे ये जरी कैन है, इसके अंदर वर्मी वाश इकट्ठा होता रहेगा। इस मटके के अंदर एक तो ताज़ा गोबर ठंडा किया हुआ गोबर है, और फिर केंचुए छोड़ रखे हैं। तो केंचुए से और कुछ जो नीम के पत्ते डाल देंगे अंदर, और फिर ये मटके के अंदर पानी भर देंगे। और ये जैसे 10 लीटर का मटका है, तो 5 से 6 दिन के अंदर खाली होता है। यानी 6 दिन के अंदर इसका करीब 4 से 5 लीटर वर्मी वाश तैयार हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर केंचुए गोबर को खाते रहेंगे, पानी ऊपर से जाता रहेगा, तो केंचुओं का पेशाब और इसका रस कस गुड़ करके ये जो नीचे आएगा वो वर्मी वाश रहेगा। जो भी इसका गुड़ा हुआ तत्व है वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अंदर भी 3 गुना पानी मिला करके फसल को छाटेंगे, तो सीधा पोषक तत्व और हल्का सा थोड़ा सा कीट नियंत्रण का काम करता है, क्योंकि ये पत्ते, नीम के पत्ते डाल रखे हैं, उसका रसकस भी इसमें। इसके अंदर जैसे ये मटका करीब 15 किलो के लगभग गोबर डलता है, और इसके अंदर 1 किलो ताज़ा पत्ते डाल देते हैं, नीम के पत्ते। और वर्मी कल्चर केंचुए आधा किलो केंचुए डाल देते हैं। और उसके बाद में तो 1 महीने के बाद में इस खाद बना देंगे, खाद को हटा देंगे, और वापस इसी में से केंचुए निकलेंगे, वापस इसी में डाल देंगे। तो बहुत जल्दी 25 से 30 दिन के अंदर वर्मी वाश मिल जाएगा और केंचुए का वर्मी कंपोस्ट का मिल जाएगा। इसको 6 महीने रखो, साल भर रखो, छाया में रखना चाहिए, ढक्कन लगा दिया, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और जब भी फसल के ऊपर छांटना वही 30 दिन की अवस्था के बाद, इसको भी 30 दिन की अवस्था के बाद में छांटना, हर 15 दिन के ऊपर छांट दें तो खुराक मिल जाएगी सीधी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बिलहरी गाजीपुर के चंदन कुमार ने। आपने दुधारू पशुओं में गर्भाधान के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अक्सर पशुपालक भाइयों के अंदर भ्रांतियां रहती हैं। वो इस प्रकार की होती हैं कि कहीं कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा जानवर खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसके जननांगों पर कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और तकनीकी तथ्य हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जो कि मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं। कृत्रिम गर्भाधान एक जो प्रमाणित वीर्य होता है, जो प्रमाणित नर से संचित किया जाता है, उसको मशीन के द्वारा मादा के जननांगों में पहुंचाया जाता है, जिससे कि गर्भधारण होता है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहें कि कृत्रिम गर्भाधान से जो वीर्य मादा के जननांगों में जा रहा है वो अच्छी साँड़ का प्रमाणित वीर्य है। अब कृत्रिम गर्भाधान की जो सफलता और असफलता है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। वो ये कि पहला तो पशुपालक भाई अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, दूसरा कि उसमें जो तकनीकी पुरुष है जो कि कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है वहां से किस तरह से इसको सफल बनाया जा सकता है। तो कभी कभी अक्सर ये देखा जाता है कि आपका जानवर जो है, जो आपने मादा जानवर पाल रखा है,
या तो समय से वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखाता है, या गर्मी के लक्षण दिखाता है, आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया तो वो सफल नहीं होता है, अपना गर्भधारण काल पूरा करने से पहले ही जो गर्भ है उससे बाहर निकल आता है। तो ये इस पे पशुपालक भाई अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, वो इस बात को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि जो मादा का जननांग है, तो जननांगों का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्वस्थ जननांग होंगे तो कृत्रिम गर्भाधान की सफलता अपने आप बढ़ जाती है। अब शरीर का स्वास्थ्य तो आप अच्छे खान पान और अच्छे रखरखाव से सही कर सकते हैं, लेकिन जननांगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पूरे साल हरे चारे की उपलब्धता। तो निश्चित रूप से ही हरे चारे में कुछ विटामिन और खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपके जानवरों के जननांग को मिलते रहते हैं, उससे जननांग स्वस्थ रहता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि बाह्य रूप से आप अपने जानवर को देना जरूरी रहता है, जो कि जननांगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में पशुपालक भाई ये कर सकते हैं कि मिनरल मिक्सचर आता है, जो खनिज पदार्थों का पाउडर होता है, वो बाजार में मिन मिक्स या डायरेक्ट आप मिनरल मिक्सचर मांगे तो इस नाम से मिल जाता है, और कम से कम 50 से 100 ग्राम आप अपने जानवरों को दाने में प्रतिदिन ही दें, जिससे कि जननांगों का स्वास्थ्य सही रहता है। और ऐसे में जानवर सही समय से गर्मी में आता है। ये आपके स्तर का काम है कि आप इस बात को अवलोकित करें कि आप अपने जानवर में सही समय से गर्मी की पहचान कर लें, और उसके बाद आप उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाएं। एक साइकिल नोट करें कि हमारा जानवर पिछली बार कब गर्मी पे आया था, एक डेट लगभग नोट कर लें कि इस डेट को आया था, तो लगभग उसके 21 दिन बाद फिर से आएगा। ये उनकी साइकिल होती है 21 दिन की। तो उसके बाद आप अवलोकित करें कि हाँ, ये हमें इस समय इस हफ्ते में देखना है कि हमारा जानवर गर्मी में आ सकता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 3। दुधारू पशुओं में थनैला रोग के लक्षण, इससे होने वाली हानि और नियंत्रण पर उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।